दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी और बहुत अच्छी जानकारी मांगी है। उन्होंने ये पूछा है कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक था, जिसमें अभी रिवर्स मर्जर हुआ है, जो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस और उज्जीवन स्मॉल बैंक में, और उस समय जब ये थी कि जो प्रमोटर की होल्डिंग थी करीब 73% थी, और अब अचानक से उनकी जो प्रमोटर होल्डिंग जीरो क्यों हो गई। ये सवाल मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि अचानक से एक ही दिन में प्रमोटर की होल्डिंग जीरो हो जाना कई बार शेयर धारकों को परेशान कर देता है, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो वहाँ शेयर रिस्की बन जाता है, इन्वेस्टमेंट करना भी रिस्की बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे, आप आश्चर्य करोगे कि यहाँ पर ये जो कुछ हुआ है, जो प्रमोटर की होल्डिंग जीरो हुई है, ये सभी के लिए अच्छा है। आपके लिए भी अच्छा है, शेयर धारकों के लिए भी अच्छा है, और बैंक के लिए भी अच्छा है। तो जानेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि प्रमोटर होल्डिंग जीरो हो गई है। डेटा की बात करेंगे तो अभी इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है जो उज्जीवन स्मॉल बैंक में, हम उज्जीवन बैंक के नाम से जानेंगे इसको। तो अभी भी इसका जो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, शेयर की प्राइस वही 50 रुपये के आसपास चल रही है। अभी 1-2 रुपये गिर चुकी है, इसके अंदर 53 रुपये थी, तो 50 रुपये से चल रहा है शेयर। रेवेन्यू वगैरह सब पहले था वही है। अभी क्या दो उज्जीवन स्मॉल बैंक और उज्जीवन फाइनेंस सर्विस दोनों मिलकर अब एक हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग जीरो हुई है, तो इसके पहले आपने एक और घटना सुनी होगी, जब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, इसके अंदर में जब मर्जर हुआ था, दोनों मिलकर एक बन गए थे, वहाँ पर भी HDFC बैंक में प्रमोटर होल्डिंग जीरो हो चुकी थी। इसके पहले ICICI बैंक है, महिंद्रा बैंक है या येस बैंक है, हर जगह आप देखे जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोटर की होल्डिंग जीरो हो गई है। बाद में येस बैंक में तो राणा कपूर को बाहर कर दिया है, और ये प्रमोटर होल्डिंग वहाँ भी आपको जीरो नज़र आएगी। एक्चुअल में ये जो होता है ना, सब कुछ होता है RBI के निर्देश पर होता है। क्या वजह होती है कि जब कोई भी जो बैंक है या फाइनेंशियल सर्विस है, और कंपनी नहीं, जितनी दूसरी कंपनी बात अलग होती है, वहाँ प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और जहाँ पर बैंक है, और जिस जगह पर पब्लिक का पैसा पड़ा होता है, पब्लिक का पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या कि RBI ने 2013 के आसपास से ऐसे नियम बनाए थे कि ऐसी संस्थाओं में जो बैंक का काम करती है, फाइनेंशियल काम करती है, NBFC का काम करती है, तो उनके लिए वहाँ पर क्या कि वन मैन शो नहीं रहेगा। मतलब ये है कि किसी भी एक ही आदमी के हाथ में चाबी नहीं रहेगी उसकी। क्या होता है कि अगर बैंक में पैसा पड़ा और एक ही आदमी उसका प्रमोटर, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने पैसे को दुरुपयोग कर सकता है, जनता के पैसे को कभी भी उसको ज़्यादा होल्डिंग आने मतलब उसको कंपनी को दिवालिया कर सकता है, या अपने मित्रों को पैसा बांट सकता है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा दोस्तों को दे सकता है, मिलने वालों को दे सकता है। तो वहाँ पर ये ज़रूरी कर दिया है कि यहाँ पर अब एक आदमी के हाथ में चाबी नहीं रहेगी। जैसे आपने देखा होगा येस बैंक में हुआ था, राणा कपूर ने, उन्होंने अपने कई मित्रों को, मिलने वालों को, इनको भारी भरकम लोन दे दिए है, जो कि जनता का पैसा था, जनता के पैसे को उन्होंने बांट दिया, क्योंकि सारा अधिकार उनके पास ही था, तो वो मनमर्जी करते रहे उसके अंदर। ऐसे कई बैंकों में पहले भी हुआ है कि वहाँ पर मनमर्जी चलती रही, और जो काफ़ी पैसा जो बड़े बड़े NPS बन निकल के आए, वो इसी वजह से निकल के आया है कि जहाँ पर वन मैन शो होता था, वहाँ पर इस तरह के घपले घोटाले खूब होने लगे थे। तब ये नियम बनाया था कि जो भी ऐसी संस्था है वहाँ पर अब क्या होगा कि जो प्रमोटर की होल्डिंग तो जीरो हो जाएगी, अब ऐसी संस्थाओं को, ऐसी कंपनियों को मतलब ग्रुप में चलाएंगे, मतलब कई लोग मिलके चलाएंगे। इसमें DIS भी होंगे, मतलब जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो जैसे LIC वगैरह जितने जो है ना, इस तरह के जो कॉर्पोरेट घराने वो मिलके चलाएंगे, और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग वो मिलके चलाएंगे। मतलब एक बोर्ड बनेगा, बोर्ड तो रहेगा, उसमें जो प्रमोटर है वो भी रहेंगे इसके अंदर। लेकिन अब क्या है कि उनके हाथ में नहीं रहेगी, एक ही आदमी के हाथ में इसका जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जो डिसीजन होंगे लोन देने के, लोन बांटने के, उसको संस्था ब्रांच खोलने के, नए ब्रांच बना, जो भी नियम बनेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, जो पैसे को जहाँ पर उपयोग होगा, वहाँ पर अब सबकी सहमति से होगा। अगर मान लो कि किसी दिन अगर ज़रूरत पड़े कि इस कंपनी को, जब उज्जीवन स्मॉल बैंक है, इसको शेयर मार्केट से हटाना है, तो एक की मर्जी से नहीं होगा, सबकी सहमति से होगा, सब चाहेंगे तभी होगा। अगर ये कहे कि इसको दिवालिया घोषित करना, तो वो सबकी सहमति से होगा। डिविडेंड देना हो अपने जो शेयर होल्डर को, तो वहाँ सबकी सहमति से होगा। बोनस देना सबकी सहमति से होगा। मतलब जो कुछ भी इसके अंदर घटेगा अब आज के बाद, वो सब अब सबकी सहमति से होगा, अकेले नहीं होगा।
आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर थोड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसके अंदर कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोग 1-1 लाख रुपए मिलकर कोई बड़ा लैंड खरीदते, ज़मीन खरीदते हैं। अब खरीदने के बाद में क्या करते हैं कि वो उसकी जो रजिस्ट्री एक व्यक्ति के नाम कर देते हैं, एक या दो व्यक्ति के नाम उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। सभी दोस्त लोगों के ग्रुप है तो 2 लोग मिलकर उसकी रजिस्ट्री कर दी 2 व्यक्ति के नाम से। अब क्या हुआ कि पैसा तो सभी का लगा हुआ, पूरे मतलब 100 लोगों का 1-1 लाख रुपए लगा हुआ, लेकिन जो पेपर में जो क्या बोलेंगे केवल 2 ही व्यक्ति उसके मालिक रहेंगे, 2 या 1 व्यक्ति जिसके नाम उसकी रजिस्ट्री है। अब जिसके नाम पर रजिस्ट्री है तो वो क्या करेगा, उस ज़मीन को कभी भी बेच सकता, कभी भी उसके टुकड़े कर सकता, कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास राइट्स है, उसके नाम से रजिस्ट्री है, वो कुछ भी कर सकता है। और वहाँ पर जो दूसरे लोगों ने जो पैसा उसमें डाला है वो कुछ भी नहीं कर सकते, उसको रोक भी नहीं सकते, कानूनी रूप से नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि इसका दूसरा तरीका ये होता है कि जो 1-1 लाख रुपए मिला के 100 लोगों ने जो ज़मीन खरीदी, लैंड खरीदा है, उसको क्या किया, एक ट्रस्ट बना के, ग्रुप बना के उसके अंदर मतलब उसके नाम से कर दी जाए। ट्रस्ट बना के मतलब ट्रस्ट के सभी सदस्य रहेंगे, लेकिन अब ज़मीन ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। अब एक व्यक्ति उसमें डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब सभी मिलके मतलब अगर 100 में से 99 लोगों ने साइन कर दिया और एक ने नहीं करा तो भी वो नहीं होगा। मतलब क्या है कि 100 लोगों की साइन जरूरी होगी, 100 लोग मिलके उसमें जो भी डिसीजन लेना वो करेंगे। तो ऐसे डिसीजन के लिए इन बैंकों के साथ भी आरबीआई ने नियम बनाया हुआ है। और ये सेबी के नियम ये है कि यहाँ पर अब जितनी भी जो बैंक है, जब अभी आपने देखा हो जो जीवन स्मॉल बैंक है, अब ये स्मॉल बैंक नहीं रहेगा, इसको अब यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिल चुका है। यूनिवर्सल बैंक का मतलब जैसे एसबीआई है या आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जितनी प्राइवेट तरह की बैंक होती है उस तरह के बैंक के रूप में काम करेगा ये। क्योंकि अब इसको यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिल चुका तो यहाँ पर ज़रूरी था कि प्रमोटर को हटाया जाए। प्रमोटर को एक व्यक्ति के हाथ में इसकी चाबी नहीं रहे, सभी लोग मिलकर इसके चलाएंगे। इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, एफआईएस की एंट्री होगी इसके अंदर। अब देखे जाए तो ये शेयर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है कि ये कंपनी अब चलेगी। मतलब बैंक है, कंपनी मतलब बैंक है, अभी चलेगा और अच्छा चलेगा। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जीरो हो गई तो क्यों हो गई है। ये जीरो हुई तो ये अच्छे के लिए है, ताकि कल को कोई बड़ा घपला ना हो, बड़ा घोटाले ना हो। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि जो मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी, हाँ, तो ये सभी के लिए, जिसने भी इसमें डाल रखा पैसा, सभी के लिए ज़रूरी है। जिन्होंने एचडीएफसी बैंक का शेयर लिया वहाँ भी ये इशू आया था, ये उठा तक वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जीरो क्यों हो गया। आईसीआईसी बैंक नहीं होता, येस बैंक में भी ये हुआ था। तो प्रमोटर होल्डिंग जीरो होना ऐसी संस्थाओं के लिए जो बैंकिंग का काम करती है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो ऐसा करना। और ये नियम के अंतर्गत तो होता है, मन मर्जी नहीं होता। यहाँ पर अब क्या होगा, जो इसका जो प्रमोटर है, जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो प्रमोटर है, वो इस बोर्ड के सदस्य रहेंगे, सदस्य बने रहेंगे, लेकिन अब उसका उतना ही हिस्सा रहेगा जितना उनका कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगर पूरी बैंक में अगर उनका 10 रुपये कंट्रीब्यूशन होगा तो उनका 10 रुपये के बराबर ही उनकी हिस्सेदारी रहेगी। अब वो प्रमोटर नहीं रहेंगे, बोर्ड मेंबर जरूर बने रहेंगे। अब उनके मतलब अब क्या कि एक तरह से एक बड़ा बैंक बन चुका है जो यूनिवर्सल बैंक के रूप में जाना जाएगा, और उस वजह से ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए किया, और इसीलिए प्रमोटर होल्डिंग जीरो हुई है। तो इसलिए आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बैंक में कोई डेटा वगैरह में हम इसलिए बात नहीं करें, पहले मैं बता चुका हूँ, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। आने वाले दिनों में अब क्या होगा, आने वाले दिनों में जब इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आएंगे, जो DIAS है, FIS है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि इसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी। चांसेस है, मतलब ये समझ ले कि 70% चांसेस है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी। कुछ परसेंट कह सकते हैं कि कुछ अगर ऐसा हो जाता, कोई नेगेटिव खबर आती है तो वहाँ ज़रूर शेयर की प्राइस गिर सकती है। लेकिन अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है कोई महंगा नहीं है, 50 रुपये के आसपास मिल रहा है। आप चाहो तो खरीद सकते हैं, आप चाहो तो प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो 24 रुपये 23-24 रुपये इसका लो रहा है तो तब आपने ख़रीदा होगा, तभी आप प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।